हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.2 और जिसमें 5 एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। और आज पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। ये कर लिए थे तुम घर से? तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में दे रखा है चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17 एंड 23। 301 इस लिस्ट में या इस एपी में इसका टर्म है या नहीं है, मतलब हमें ये चेक करना है कि क्या इस एपी के अंदर 5, 11, 17, 23 इसमें कहीं ना कहीं 301 आएगा या नहीं आएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अगर हमें किसी एपी का टर्म चेक करना हो तो हमें एन का वैल्यू एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो एपी जो दे रखी है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। एपी में दे रखा है 5, 11, 17, 23 और हमें ये पता करना है कि क्या इसमें 301 इस एपी का कोई भी टर्म है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसके अंदर। तो a2 माइनस a1 d इक्वल टू a2 है 11 माइनस 5 और d इक्वल टू आएगा यहाँ से 6। अब हम किसी एपी में कोई भी टर्म चेक करते हैं तो हमें उस टर्म को an मान के चलना है। और वैसे आपको पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो इसे हम an मान के चलेंगे यहाँ पे। तो an इक्वल टू ले लेते हैं 301 और यहां से n का वैल्यू निकालेंगे। अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर आता है तो वो इसका टर्म है, अगर नेचुरल नंबर नहीं आता है तो इसका टर्म नहीं है। तो यहां रखेंगे 301 इक्वल टू a की जगह 5 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी हमारे पास है 6। अब सबसे पहले हम 5 को उधर भेजेंगे, ये प्लस में है वहां जाएगा माइनस में। तो 301 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। अब 301 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 296 इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 6 तो ये आएगा डिवाइड में। अब 6 का इसमें डिवाइड देते हैं तो सबसे पहले इसमें जाएगा डिवाइड 4 टाइम, फिर यहाँ बचेगा 56 और 56 में अगर 6 का डिवाइड देंगे तो 9 टाइम और बच रहा है यहाँ पे फिर 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो यहाँ आएगा 20। फिर 20 में 6 का डिवाइड देते हैं तो 3 टाइम, मतलब 49.3 लगभग n माइनस 1। अब ये माइनस 1, ये 1 माइनस का है तो इधर आएगा प्लस में। तो n इक्वल टू आएगा 49.3 प्लस 1 और n इक्वल टू हो गया 50.3। और जो ये 50.3 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 301 है इस एपी का, इस सीरीज का कोई भी एक टर्म नहीं है। अगर यहाँ n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आता तो ये इसका टर्म होता। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, आपको मैंने पहले बताया कि n का वैल्यू माइनस में हो, चाहे से पॉइंट में हो, चाहे से फ्रैक्शन में हो, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। n का वैल्यू ओनली नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस 301 is not any term of this AP। तो आप वीडियो पॉज करके ये नोट करें। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। दे रखा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ
ट्रम पूछ रहा है, हाउ मेनी लिखा हुआ है, मतलब कितने ट्रम्स होंगे, और वो भी 2 डिजिट नंबर। और आपको ये भी पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे एंड होते हैं, और वो भी किससे डिविजिबल होने चाहिए, 3 से डिविजिबल। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 10 से, क्योंकि 1 to 9 तो 0 to 9 तो 1 डिजिट नंबर है, 10 में 2 डिजिट है, और लास्ट जो एंड है वो होंगे 99 पे। अब 10 से 99 तक कंप्लीट डिजिट जितनी भी है, जितनी भी नंबर्स है, वो सभी 2 डिजिट नंबर है। अब आपको वो डिजिट्स की बताना है जिनमें 3 का डिवाइड जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो सबसे पहला नंबर है उसमें हम 3 का डिवाइड देके देखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 10 से। अब इसमें हम 3 का डिवाइड देते हैं तो 3 का डिवाइड जाएगा नहीं। फिर इसके जस्ट आगे वाला 2 डिजिट नंबर लेते हैं 11, 11 में 3 का देंगे तो 11 में भी नहीं जाएगा। लेकिन जब हम 12 लेते हैं इसके आगे, तो 12 में 3 का डिवाइड जाता है। तो सबसे पहला टर्म मिल गया हमें जिसमें 3 का डिवाइड जाता है, और वो भी 2 डिजिट नंबर। तो हम इसे एक एपी की फॉर्म में लिख देंगे इस तरीके से। अब सबसे पहले टर्म आया हमारे पास 12। अब पता है कि 12 के बाद 13 आएगा, उसमें भी डिवाइड नहीं जाएगा, 14 में भी नहीं जाएगा, अब जाएगा इसके बाद में 15 में। अब 15 के बाद 16 में नहीं जाएगा, 17 में नहीं जाएगा, 18 में जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 18, क्योंकि अब ये इसमें 3 3 ऐड होता जा रहा है, क्योंकि हम 3 ऐड करते जाएंगे तो 3 का डिवाइड भी जाता जाएगा। और लास्ट में आपको दिख रहा है सबसे लास्ट डिजिट जो है वो 99, और 99 में तो खुद में 3 का डिवाइड जाता है, तो हम लास्ट डिजिट फिर ये होगी, क्योंकि अगर 100 लेंगे तो वो तो 3 डिजिट नंबर हो गया। तो लास्ट डिजिट में अगर नहीं भी जाता, जैसे मान लो कि यहाँ पर लास्ट डिजिट कोई दूसरा नंबर होता, तो अगर उसमें 3 का डिवाइड नहीं जाता तो हम उसमें से कम कर करके यहाँ पे लिखते हैं, और जिसमें जाता है वो लास्ट डिजिट होता है, मतलब लास्ट टर्म हो जाता है यहाँ पे। अब ये एक एपी बन गई, 12 है, 15, 18, सो ऑन 99। अब इस एपी में क्या क्या गिवन है हमें, एक तो है ए, फर्स्ट टर्म जो है 12 है, और एक हम यहाँ से डी निकाल सकते हैं। और निकालने की क्या जरूरत है, जब आपको पता ही है कि हम 3 का ही डिवाइड दे रहे हैं, तो हम हर बार 3 8 होगा तो डायरेक्ट आप 3 लिख दो यहाँ पे, और a2 माइनस a1 करोगे तो भी 3 आएगा। और an की बात करें लास्ट टर्म की, तो वो हमारे पास है 99। अब सिंपल फॉर्मूले में आप इन सभी की वैल्यू रखोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा, और n ही आपको पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे हाउ मेनी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कितने टर्म, तो m जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म ही होता है। हम यहाँ पे फाइंड जो करना है वो करना है n का वैल्यू। अब हम जानते हैं, वी नो दैट ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की जगह रखेंगे 99 इक्वल टू a हमारे पास है 12 है, प्लस n हमें फाइंड करना है कि कितने टर्म होंगे 2 डिजिट वाले, और मल्टीप्लाई डी जो हमारे पास है वो है 3। अब 99 और यहाँ 12 प्लस का दिया आएगा माइनस में, 99 माइनस 12 है इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है 3। 99 में से 12 घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 7 और 8, 87, और 87 इक्वल टू ये जो 87 के डिवाइड में जो आएगा, ये जो यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ 3 डिवाइड में आ गया, इधर बच रहा है ओनली n माइनस 1। इसमें 3 का डिवाइड देंगे 2 टाइम, फिर यहाँ आएगा 2 और ये 9 टाइम, 29 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा प्लस में, 29 प्लस 1 इक्वल टू n, और n इक्वल टू हो गया 30। तो हम बोल सकते हैं कि 2 डिजिट नंबर जिनमें 3 का डिवाइड जाता है वो कितने हैं, 30 है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस 30 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट करें। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 और सो ऑन माइनस 62। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, इसमें आगे से कोई टर्म नहीं पूछ रहा है, लिखा हुआ है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब पीछे से 11th टर्म कौन सा होगा इस एपी के अंदर, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 सो ऑन माइनस 62। अब इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें आपको ये प्रूफ हो सके कि पीछे से हम टर्म निकालते हैं तो वास्तव में वही टर्म आता है जो हमें पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला नोट करना है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, इसका फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। और मैंने आपको शुरू में जब इसका इंट्रोडक्शन कराया था उस टाइम में ये भी बताया था कि l जो होता है वो लास्ट टर्म को बोलते हैं, मतलब an को हम l भी बोल देते हैं, लास्ट टर्म को हम an भी बोलते हैं और l भी बोलते हैं। n आप जानती हो नंबर ऑफ टर्म्स,
और डी यहां पर क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है जब भी हमें कोई भी टर्म निकालो, जैसे मैं 11th टर्म पूछा है तो एन, तो यहां मैंने फॉर्मूला लिखा है nth टर्म फ्रॉम लास्ट। जब जो टर्म हमें पूछेगा वो एन का वैल्यू रखेंगे, जैसे 11th टर्म तो एन की जगह 11 लेंगे, फिर यहाँ पे एन लास्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। जो भी हम टर्म निकालना चाहेंगे पीछे से वो एन का वैल्यू रख दो। इस फॉर्मूले के अंदर जो फॉर्मूला है एल माइनस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, एल लास्ट टर्म है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी जो टर्म हम निकाल रहे हैं वो, और डी यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन करने से पहले एपी लेते हैं जिसमें वास्तव में प्रूव करते हैं कि पीछे से वही टर्म आता है जो हम निकालना चाहते हैं। जैसे एक एपी लेते हैं एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 है। अब इस एपी के अंदर मैंने कंप्लीट टर्म्स लिख दिए, इस एपी के कंप्लीट टर्म लिख दिए। अब मैं आपको ये पूछूं कि पीछे से थर्ड टर्म बताओ, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के देखोगे कि ये फर्स्ट टर्म पीछे से ये है, सेकंड टर्म ये है, और थर्ड टर्म 8 है। अब आपको ये भी पता है कि पीछे से जो थर्ड टर्म है वो 8 है। अब हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट l माइनस वन l माइनस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी। l यहां पर मतलब लास्ट टर्म, वो हम लिख लेते हैं पहले जो फॉर्मूले में चाहिए। l हमारे पास 12 है लास्ट टर्म, और d निकालेंगे तो d होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करेंगे तो 4 माइनस 2, और 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, तो d का वैल्यू 2 आ गया। और इसे भी मैं आपको पता भी है 2 रहता है। एल आ गया, डी आ गया, एन हमें जो टर्म चाहिए वो रखेंगे, जैसे पीछे से हमें थर्ड टर्म चाहिए तो एन का वैल्यू हम 3 लेंगे, अगर फोर्थ टर्म चाहिए होता तो 4 लेते, तो एन की जगह हम 3 लेंगे। अब वो फॉर्मूला लगाते हैं, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट एल माइनस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। अब यहाँ एल की जगह रखेंगे 12 है, माइनस एन हमें थर्ड टर्म चाहिए तो 3 रखेंगे, मल्टीप्लाई डी, और डी हमारे पास है 2, 12 है माइनस 3 में से 1 घटाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2, फिर यहां से 12 है माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 4, अब 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं इस एपी के अंदर पीछे से थर्ड टर्म आपको पहले से ही पता है कि 8 है, और इस फॉर्मूले में रखे तो भी 8 ही आया है। इस एपी के अंदर हमें पूछ रहा है 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। अब हम ऐसे यहाँ पे 11th टर्म पे जाएंगे तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये जो एपी है वो बहुत बड़ी है। ये नॉर्मल सी एपी थी जिसमें आप देख लिए कि पीछे से तीसरा टर्म ये है, इसको मैंने इस फॉर्मूले से निकाला तो भी ये है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, पीछे से 11th टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, एल का वैल्यू यहाँ पे -62 है, डी हम कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे, और एन की जगह जो हम टर्म निकालना चाहते हैं, जैसे 11th टर्म निकालना चाहते हैं तो 11 रखेंगे एन की जगह। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए, ताकि आपको बेसिक अच्छे से समझ में आए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमारे पास एपी जो दे रखी है इसमें सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। d इक्वल टू a2 माइनस a1। अब a2 हमारे पास यहाँ 7 है, a1 जो हमारे पास यहाँ पर है 10, अब 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3, d हमारे पास आ गया -3, और l की बात करें लास्ट टर्म वो है माइनस का 62, और हमें चाहिए 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो हम n का वैल्यू 11 लेंगे क्योंकि पीछे से निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो n का वैल्यू हो गया 11। अब यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट nth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू l माइनस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी। अब हमें nth टर्म कौन सा चाहिए, 11th टर्म, 11th टर्म चाहिए तो n की जगह 11 लेंगे, तो आएगा 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू l की जगह में रखेंगे माइनस का 62 माइनस n 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, अभी हमने निकाला यहाँ पे माइनस का 3, माइनस 62 माइनस 11 में से 1 घटाएंगे 10 मल्टीप्लाई -3, दो नंबर माइनस में और बीच में मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस, तो माइनस का 62, 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 30, अब प्लस का 30 माइनस का 62 मतलब माइनस का 32। तो जो हमारा 11th टर्म है पीछे से फ्रॉम लास्ट से वो आ गया माइनस का 32। तो आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट करें, फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। ए सम ऑफ ₹1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest rate from an AP. 1000 रुपए पे 8% सिंपल इंटरेस्ट के से अपने को इंटरेस्ट निकालना है,
और वो भी पर ईयर का अलग अलग निकालने, जैसे फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। डू दीज इंटरेस्टेड फ्रॉम एन एपी, अगर ये जो इंटरेस्ट जो है, जो हमारे पास जो ब्याज आएगा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा, अगर वो एपी की फॉर्म में है, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, तो हमें फाइंड करना है 30 साल बाद कितना इंटरेस्ट होगा 30वें साल में। यूज दिस फैक्ट, मतलब अपने को एपी का यूज करते हुए ये पता करना है कि 30वें साल में 30 ईयर बाद में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1000 रुपए का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसा इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अगर हमें किसी भी मतलब किसी भी रेट पे किसी भी प्रिंसिपल का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब टाइम अपॉन 100। जितना हम टाइम यहाँ रखेंगे उतने टाइम का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 1000, और रेट जो हमें दे रखी है 8%, और टाइम हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल का अलग अलग निकालना है, ताकि हमें देखेंगे कि ये एपी की फॉर्म में है या नहीं है इंटरेस्ट। अब सबसे पहले लेते हैं टाइम, इफ टी इक्वल टू 1 ईयर, देन ऐसा इक्वल टू क्या होगा फिर, पी प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट 8, और टाइम जो हमारे पास है 1 ईयर। फिर उसके बाद में अपॉन में 100, इसको काटेंगे तो 10 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, फिर 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। अब हम ये 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास आ गया 80 रुपीज। इफ टी इक्वल टू 2 ईयर, अगर हम 2 साल का निकालते हैं तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, ऐसा इक्वल टू 1000 प्रिंसिपल है मल्टीप्लाई रेट हमारे पास वही 8 है, टाइम अब की बार 2 साल का हो गया, और अपॉन 100। इसको काटेंगे, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 80 का 2 गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 160 रुपीज। तो 2 ईयर का हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ गया 160। इफ टी इक्वल टू 3 ईयर, अब 3 ईयर लेंगे तो ऐसा ही हमारे पास यहाँ से आएगा 1000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। यहाँ पे 8 को 10 से करेंगे, यहाँ आएगा 80, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। अब हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो 80 रुपीज आया, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आया 160 आया, और थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो आ रहा है 240। अब आप ध्यान से देखो तो सभी में 88 हो रहा है। देखो यहाँ पे 80 में हम 88 करते हैं 160 आ रहा है, फिर 160 में हम 88 करते हैं तो 240 आ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि एक एपी की फॉर्म में ही हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एपी सबसे पहले इंटरेस्ट कितना आया था फर्स्ट ईयर का 80, फिर उसके बाद में सेकेंड ईयर का आया था 160, फिर उसके बाद में आया था 240, और सो वन इस तरीके से आगे भी आएगा। तो हम यहाँ से अगर डी निकालें तो डी क्या होगा, A2 माइनस A1, और चेक करें पूरा कि एपी है या नहीं है, और A3 माइनस A2। तो यहाँ पे 160 माइनस 80, 240 माइनस 160, और दोनों जगह घटाने पे यहाँ पे भी 80 आएगा और यहाँ पर भी 80 आएगा। तो जो डी का वैल्यू हमारे पास 80 आ गया, और एक एपी भी ये है, इसलिए एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लिखेंगे इट इज एन एपी। अब एपी है तो हम आगे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमें पूछ रहा है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, मतलब 30 साल बाद में कितना इंटरेस्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है क्या हमें A30, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हमें पूछना क्या चाह रहा है, ये A30। और जो टर्म हमें पूछता है वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपको नेक्स्ट टर्म के फॉर्मूले पता है, A30 हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, A प्लस 29D। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये भी था कि A30 को हम ये भी लिख सकते हैं A29 प्लस D, लेकिन जो टर्म हम निकाल रहे हैं उससे जस्ट पहले वाला टर्म है ही नहीं, तो हम ये क्यों लगाएंगे फॉर्मूला। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे 29 टर्म नहीं है तो हम ये नहीं लगा सकते, लेकिन फर्स्ट टर्म है तो हम A30 को क्या लिखेंगे, A प्लस 29D। अच्छा फिर ये भी नहीं लिखो तो आप AN वाला फॉर्मूला लगा दो। AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। हमारे पास A कितना है, यहां से देखो A हमारे पास दे रखा है 80, और D अभी आया है ये भी 80 है। N हम जो टर्म निकालेंगे वही रखेंगे, कौन सा टर्म निकाल रहे हैं 30 वाला, तो N इक्वल टू कितना लेंगे 30, वही सिंपल वापस वही बन जाएगा A प्लस 29D। देखो यहाँ N की जगह A30, फिर A हमारे पास 80 है, प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई D भी 80 है। आगे सोल्व करते हैं, 80 प्लस
30 में से 1 घटाएंगे तो ये 29 और मल्टीप्लाई 80। देखो अभी वही फॉर्मूला बन गया a प्लस 29d, डी भी 80 है और a 80 है ही। अब इसको सोल्व करेंगे आगे तो 80 प्लस 29 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 23, तो ये आ गया 80 प्लस 2320 प्लस करते हैं 80 इसमें तो हमारे पास आएगा 0 0 और 4 और 2, 2400 रुपीज। मतलब 30वें साल 30 ईयर बाद 30वें साल जो इंटरेस्ट आएगा 1000 रुपए का वो कितना आएगा 2400 रुपए। तो यही हमें पूछा था और ये कंप्लीट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो पॉज करके और ये नोट करें। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इन ए फ्लोर बेड देयर आर 23 रोज plants in the first row, 21 in the second, 19 in the third and so on। एक फ्लोर बेड है जिसके अंदर 23 रोज प्लांट्स तो फर्स्ट रो में है, 21 रोज प्लांट्स सेकंड रो में है और 19 थर्ड रो में, और इस तरीके से आगे भी चलते जा रहे हैं। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और लास्ट वाली रो के अंदर ओनली 5 प्लांट्स है। इसका मतलब हमें an भी दे रखा है, लास्ट जो टर्म है वो कितना है 5। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लोर बेड, जब भी हाउ मेनी लिखा हुआ था आपको समझ जाना है कि वो n का वैल्यू पूछ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स, किसी भी क्वेश्चन में हाउ मेनी लिखा हुआ आता है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन दैट हमें ये दे रखा है फर्स्ट रो में कितने प्लांट्स हैं 23, तो हम a1 मान के चलेंगे तो 23 लिखेंगे, और सेकंड a2 सेकंड रो में कितने प्लांट्स हैं 21, a3 और वो 19। और आपको ध्यान से देखोगे तो एक एपी की फॉर्म में बन रहे हैं, और जो लास्ट टर्म है वो भी दे रखा है an, वो है 5 और n हमें पूछ रहा है। तो मैं इसको एपी की फॉर्म में लिखूँ तो सबसे पहले क्या आएगा 23, फिर 21, फिर 19 और सो ऑन, सबसे लास्ट में बता रहा है 5। अब हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल के और n का वैल्यू निकालेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, an वाले फॉर्मूले में हम ये सभी वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले हम d निकालते हैं, तो d हमारे पास क्या होगा a2 माइनस a1, और a2 कितना है 21 माइनस 23, और 21 में से 23 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। d हमारे पास -2 आ गया। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an हमारे पास है 5, a हमारे पास है 23 प्लस n हमें फाइंड करना है, और d हमारे पास है माइनस का 2। 23 प्लस का है राइट साइड लेफ्ट साइड में माइनस में जाएगा, 5 माइनस 23 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2। 5 में से 23 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 18 इक्वल टू n माइनस 1, और ये -2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, यहाँ -2 माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 9 टाइम, और अब बच रहा है n माइनस 1 इक्वल टू 9। तो n इक्वल टू निकालेंगे तो -1 प्लस में आएगा 9 प्लस 1, और n इक्वल टू आ गया 10। तो हमें यही पूछा था हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लोर बेड, इस फ्लोर बेड के अंदर कितनी रोज होगी। n का वैल्यू हमारे पास 10 आया तो 10 रोज होगी, तो लिख देंगे यहाँ पे हेंस 10 रोज आर देयर इन द फ्लोर बेड। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 के ऑल एग्जांपल्स मैंने करा दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।